हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित चौहान और आज हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ की क्लास 13 पर हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका डिस्चार्ज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के उससे किस प्रकार से किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज, जिसको हम दूसरा नाम हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इस सेशन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर इसकी पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर भी ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब हमने पिछले लेक्चर में जो है हमने जो पढ़ रहे थे वो हम मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को कितने टाइप से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहला था जो वो है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब क्रिएट किया है तो उसको जो है परफॉर्मेंस करके ही डिस्चार्ज किया जा सकता है। वो जो है सबसे बेस्ट रूल है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमने क्रिएट किया है तो उसको जो है परफॉर्मेंस किया जाए और उसको डिस्चार्ज किया जाए। उसके बाद हमने ब्रीच के द्वारा जो परफॉर्मेंस होता है उसके बारे में चर्चा की थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी है वो क्या हो जाती है। फिर हमने जो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट मतलब नोवेशन, रिसेशन और अल्ट्रेशन की जो टर्म्स हैं उसके बारे में जाना था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर कोई नए एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसमें जो है पिछले कॉन्ट्रैक्ट की जो है कंडीशन को डाल दिया जाता है तो उसके द्वारा भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो आज हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है और ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ये जो है एक इंग्लिश कंसेप्ट है, ये इंग्लिश लॉ का कंसेप्ट है। ये इंडिया में जो अप्लाई होता है वो हमारा जो होता है वो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से इंडिया के अंदर अप्लाई होता है। लेकिन जो इंग्लिश लॉ के अंदर ये पहले अप्लाई होता था वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से अप्लाई होता था। लेकिन इंडिया के अंदर जो है ये ऐसा नहीं है, किसी डॉक्ट्रिन से नहीं, ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से जो है ये इंडियन लॉ के अंदर ये अप्लाई होता है। तो ये हमारा लास्ट जो टाइप बचा था डॉक्ट्रिन ऑफ उसमें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, डॉक्ट्रिन ये डिस्चार्ज जो है हमारा वो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से किस प्रकार हो सकता है। तो ये देखिए, जो परफॉर्मेंस है किसी को मतलब कोई अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको अगर या तो हम परफॉर्मेंस से जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर उसको ब्रीच कर सकते हैं या फिर उसमें कोई ऑल्ट्रेशन, अगर नया कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ऑल्ट्रेशन या कुछ कर सकते हैं तो उससे परफॉर्मेंस भी किया जा सकता है। उसको फुल मतलब उसको जो है परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा ये टॉपिक है ये हमारा अगर जो जिस उस पर कंडीशन पर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर वही जो कंडीशन है वो जो है इम्पॉसिबल हो जाए, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट था हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वही अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो उसको फुलफिल करना तो जो है इम्पॉसिबल हो ही जाएगा। तो उसके बारे में जो है ये बात करता है। तो देखिए है व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी फ्रस्ट्रेटेड। जो मैंने अभी बताया आपको कि जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए तो हम उसको फ्रस्ट्रेटेड मानते हैं। तो इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग के जो कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल अगर कोई चीज़ हो जाए तो उसको हम इम्पॉसिबल बोलते हैं। मतलब जिसको करना, जिस जिस कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन थी उनको फुलफिल करना किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल ना हो पाए, उसको हम इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं। तो इम्पॉसिबिलिटी एक शब्द जो है वो इसी से
इसी में इसलिए आया है इम्पॉसिबिलिटी बाय। तो इम्पॉसिबिलिटी इसी जो ह्यूमन बीइंग से जो है वो एक्ट जो है वो करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए, तो वो उसको जो है हम डिस्चार्ज जो है वो इम्पॉसिबिलिटी के द्वारा जो है हम मान सकते हैं। तो देखिए, इसको जो हम जो इम्पॉसिबिलिटी है हम उसको दो टाइप के अंदर जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब बाय पॉइंट ऑफ टाइम के आधार पर। जो कि हमारा फर्स्ट है हमारा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, और दूसरा है हमारा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जब क्रिएट किया जा रहा था, जो उसका ऑब्जेक्ट था वो फुलफिल करना उसी टाइम पर जो है वो इम्पॉसिबल था, तो वो जो है हमारा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के अंदर आता है। और जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है हमारा, वो है हमारा जब हमने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था, जब पार्टीज के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया था उस टाइम पर तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म करना जो है पॉसिबल था, लेकिन सब्सिक्वेंट मतलब बाद में कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो घट जाती हैं जिसके अंदर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो जो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो परफॉर्म करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो जो है जो हमारा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मतलब क्या हम किसको हम क्या बोलेंगे। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इट मीन्स दैट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट द एक्ट वाज इम्पॉसिबल। मतलब जो मैंने बताया कि जो हमने जो अग्रीमेंट किया था उसी टाइम पर जो है वो एक्ट जो है वो इम्पॉसिबल था, उसको हम इम्पॉसिबिलिटी फ्रॉम वेरी बिगनिंग इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कहेंगे। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, इट मीन्स दैट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एक्ट वाज पॉसिबल टू परफॉर्म बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सुपरवीनिंग इवेंट्स द एक्ट सब्सिक्वेंटली बिकम इम्पॉसिबल। मतलब जो इवेंट है कुछ ऐसा घटित हो जाता है, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जो बाद में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो हमारा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। फिर हम अपना जो टॉपिक था, जो हमारी डॉक्ट्रिन थी, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमारा इंग्लिश लॉ का कंसेप्ट है, जो कि हमारे इंग्लिश लॉ से ड्राइव हुआ है, जो कि इंग्लिश लॉ के अंदर जो है वो भी केसेस के थ्रू जो है वो ये आया है कि जो ये डॉक्ट्रिन है फ्रस्ट्रेशन की, ये जो है केसेस के अंदर से निकल करके आई है, जो वहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो केसेस हुए हैं उनसे यह डेवलप हुई है। तो देखिए, पहले जो है इंग्लिश वहाँ पर जो इंग्लैंड के अंदर जो है पहले ये एक थ्योरी थी कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो चलती थी, जो कि हमारे पैराडाइन वर्सेस जेन का जो केस है उसके अंदर जो है डेवलप हुई थी, जिसका जो सिंपल अर्थ था वो था वंस द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन मेड इट मस्ट बी परफॉर्म। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया तो इसका अर्थ यह है कि उसको जो है परफॉर्म करना ही होगा, चाहे किसी भी कंडीशन पर उसको परफॉर्म करना हो, उसको परफॉर्म करना ही होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड या वॉइडेबल नहीं हो सकता किसी भी कारण से। अगर पार्टीज़ के द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर क्रिएट कर दिया गया है तो उसका परफॉर्मेंस जो है हर कीमत पर, मतलब ऑल पॉसिबिलिटी पर वो जो है परफॉर्म करना ही होगा, चाहे जो है वो परफॉर्म करना पॉसिबल हो या ना हो। वो जिसमें ये था कि वंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो वो हमेशा के लिए हो गया है और उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। जो कि फिर जो है हमारा एक जो डॉक्ट्रिन है फिर उसके बाद आई कि ये तो नहीं चला, फिर उसके बाद आई हमारा टेलर वर्सेस क्लैडवेल के केस के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड टर्म। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो है इम्प्लाइड टर्म ऐसी मान ली जाएंगी, जो हमारा टेलर वर्सेस क्लैडवेल 1863 का केस था उसके अंदर जो है कोर्ट ने ये बताया कि जो टर्म्स हैं, ये जो इम्पॉसिबिलिटी की जो टर्म्स हैं उनको जो है इम्प्लाइडली मान लिया जाएगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखी हुई हो या ना हो, लेकिन ये जो टर्म्स हैं इनको इम्प्लाइडली मान लिया जाएगा। इसलिए जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स इसका नाम पड़ा। जिस जो इम्प्लाइड टर्म्स होगी वो हमारी होगी, जो परफॉर्मेंस अगर इम्पॉसिबल हो जाती है तो उसको जो है कोर्ट के द्वारा जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड या वॉइडेबल करवाया जा सकता है पार्टीज़ के द्वारा। तो फिर
एक थ्योरी और आई थी इसी के अंदर, थ्योरी ऑफ क्वालिफाइंग पावर्स की। इंग्लिश लॉ के अंदर ये हम बात कर रहे हैं, जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का जहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है। एक थ्योरी और आई थी, थ्योरी ऑफ क्वालिफाइंग पावर, थ्योरी ऑफ क्वालिफाइंग पावर, जिसका सिंपली अर्थ था कि मतलब जो कोर्ट है, कोर्ट जो है वो जो सर्कमस्टांसेस होंगे पार्टीज के या उस कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट के जो सर्कमस्टांसेस को देख करके जो है वो कोर्ट के पास जो है क्वालिफाइंग पावर होगी कि कोर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबिलिटी के आधार पर जो है वो उसको वॉइड घोषित कर सकता है, वॉइड जो है उसको डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द कोर्ट। तो ये हमारा थ्योरी ऑफ क्वालिफाइंग पावर था। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमें ये इंग्लिश लॉ का कंसेप्ट है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो इंडियन लॉ के उसमें पढ़ना है कि इंडियन लॉ के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहाँ तक लागू होता है। तो उसके बारे में हम अब बात करते हैं कि इंडियन लॉ में जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की क्या जो है पोजीशन है, कि कहाँ तक जो है ये अप्लाइड होता है इंडिया में। तो देखिए इंडिया के अंदर जो है जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, हमारे सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो है ये हमारा सेक्शन 56 के जो है उससे आता है, जो हमारा सेक्शन 56 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उससे जो है हमारे ये इम्पॉसिबिलिटी का और परफॉर्मेंस का जो कंसेप्ट निकल के आता है वो हमारे सेक्शन 56 के अंदर जो है पहले से ही जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर जो है वो रिटिन है। तो देखिए जो उसका पहला जो फर्स्ट पैरा है सेक्शन 56 का, उसके अंदर जो है जो हमारा इनिशियल पॉसिबिलिटी की बात की गई है कि इनिशियल पॉसिबिलिटी जो है वो क्या होती है, जो हमने पहले बताया था कि जो पहले से ही जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले से ही इम्पॉसिबल हो उसको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना, तो वो जो हमारा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के अंदर आता है। सेकंड था हमारा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जो हमारे पैरा सेकंड के अंदर पहले से ही डिफाइन है, वो हमारे जो है वो किसी कोर्ट केसेस से नहीं है, वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पहले से ही रिटन है, जो कि हमारा सब्सिक्वेंट जो इम्पॉसिबिलिटी है वो हमारे पैरा 2 से आती है। तो देखिए हम पहले अपना जो बेयर एक्ट है उसको निकालते हैं, अपने अपने बेयर एक्ट निकाल लीजिए, जिसके अंदर हम सेक्शन 56 को रीड करते हैं एक बार बेयर एक्ट से। तो ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट है, इसको आप निकाल लीजिए, आप भी अपना निकाल लीजिएगा, इसका सेक्शन 56 निकालिए जी। ये रहा, ये हमारा सेक्शन 56 है, जिसमें एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, मतलब कोई जो एग्रीमेंट है वो इम्पॉसिबल एक्ट का किया गया है तो उसके बारे में ये बात करता है। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड, मतलब जो एग्रीमेंट किसी इम्पॉसिबल एक्ट का किया गया है वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। जो हमारा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है वो हमारा पहले से ही वॉइड होता है। तो जो ये हमारा पहला था, ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि जो पहले से ही जो शुरुआत से ही जो एक्ट जो है वो इम्पॉसिबल है करना, उसके ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो हमारा जो है वो वॉइड है। जिसके इसका जो हम फर्स्ट एग्जाम जो इलस्ट्रेशन है उसको रीड करते हैं, जिसमें कि जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की बात की गई है। ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज वॉइड, मतलब ए जो है बी से एग्रीमेंट करता है कि वो ट्रेजर खोज रहा है। ट्रेजर किस चीज़ से खोज रहा है, मतलब जो खजाना खोज रहा है वो किस चीज़ से, कि मैजिक के द्वारा जो है वो खजाना खोज रहा है, मतलब जादू से खजाना खोज रहा है। तो ये जो एक्ट है ये पहले से ही इम्पॉसिबल है, इसको करना इम्पॉसिबल है, तो ये जो हमारा एग्रीमेंट होगा ये वॉइड होगा। ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 बात करता है। हमारा जो पैरा 2 है इस सेक्शन 56 का, जो हमारा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है, उसको रीड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आफ्टरवर्ड बिकमिंग, मतलब जो बाद में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जो है वो इम्पॉसिबल हो गया हो या अनलॉफुल हो गया उसको जो है परफॉर्म करना। तो अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड
becomes impossible, or by reason of some event which the by reason of some event, किसी इवेंट के होने पर, विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, मतलब जो प्रोमिसर है उसको जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकता, मतलब उसको जो प्रोमिसर है वो उस इवेंट को होने से नहीं रोक सकता, उसके आउट ऑफ कंट्रोल की बात है प्रोमिसर के। या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्जेक्ट था वो अनलॉफुल हो गया है, तो वो जो हमारा बिकम्स वॉइड, वो जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, जब एक्ट जो है वो इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो गया हो तो वो उस टाइम पर जो हमारा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा, बाद जो सब्सिक्वेंट वाला था हमारा, और जो इनिशियल है वो पहले से ही वॉइड माना जाता है। तो जो सब्सिक्वेंट है उसका एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा बी इलस्ट्रेशन है इसका बात करता है। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज, ए गोज मैड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। मतलब ए और बी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए और बी जो है वो आपस में मैरिड करेंगे, लेकिन बाद में जो है जब मैरिज का टाइम वे फिक्स करते हैं तो ए जो है उसमें मैड हो जाता है, मतलब पागल हो जाता है। तो जब पागल हो जाता है तो जो मैरिज है वो जो है इम्पॉसिबल हो गई, कि मतलब एक पागल व्यक्ति से जो है वो शादी नहीं की जा सकती। तो ये जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये हमारा वॉइड हो जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 56 से जो है वो हमारा इंडियन पोजीशन जो है हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की जो है वो हमारी इस चीज़ से आती है, सेक्शन 56 से। तो देखिए इसके अंदर जो है एक केस है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनेराम बेंगुर 1954 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि द वर्ड इम्पॉसिबल यूज्ड इन सेक्शन 56 कवर्स बोथ फिजिकल as well as practical impossibility. Court also held that doctrine of implied terms or doctrine of qualified powers has not application in India because the law is governed by section 50 of 2 of ICA। मतलब जो हमने इंग्लिश लॉ के जो डॉक्ट्रिन थी, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स और डॉक्ट्रिन ऑफ क्वालिफाइंग पावर की जो डॉक्ट्रिन इंग्लिश लॉ के अंदर जो अप्लाइड हो रही थी वो जो है हमारी इंडियन लॉ के अंदर अप्लाई नहीं होती। अब ये अप्लाई क्यों नहीं होती, ये भी जो कोर्ट ने बताया, क्योंकि जो हमारा जो लॉ है वो सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होता है, तो इसलिए जो है ये डॉक्ट्रिन हमारे जो इंडियन लॉ के अंदर सेक्शन 52 से गवर्न होती है, ना कि ये किसी कोर्ट के डिसीजन से या किसी डॉक्ट्रिन से। तो ये हमारा सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनेराम बेंगुर 1954 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसको जो है इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंदर। तो देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब ये जो इम्पॉसिबल एक्ट है ये परफॉर्मेंस का, इसको ये किस किस आधार पर जो है फ्रस्ट्रेट हो सकता है, मतलब किस किस आधार पर जो है वो इम्पॉसिबल हो सकता है। तो इसके जो ग्राउंड्स होंगे वो ये कुछ हो सकते हैं। तो जो कोर्ट के जो क्या बोलते हैं, कोर्ट के जो केसेस हैं उनके आधार पर जो है कुछ ग्राउंड्स निकले हैं। पहला हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट कोई जो कॉन्ट्रैक्ट अगर किया गया है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर था वही अगर डिस्ट्रक्ट हो जाए, वही अगर समाप्त हो जाए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करना। तो सबसे पहला ग्राउंड तो फ्रस्ट्रेशन का यही होगा। दूसरा हमारा चेंज इन सर्कमस्टांसेस, मतलब मान लीजिए कोई जब कॉन्टैक्ट किया था तब उसको करना पॉसिबल था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मतलब जो है वो घटित हो गए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको करना इम्पॉसिबल हो गया। ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो है परफॉर्म करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए, तब जो है ये भी एक ग्राउंड है हमारा फ्रस्ट्रेशन का। थर्ड ग्राउंड है हमारा नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट्स, मतलब जो हमारे इवेंट मतलब मान लीजिए कोई ऐसा इवेंट जो है वो
घटित हो जाए, कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट था वही अगर फुलफिल ना हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म तो हम कर सकते हैं लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट था उस इवेंट के कारण वो जो है इम्पॉसिबल हो जाए उसको अचीव करना, तो ये भी हमारा इसका एक ग्राउंड क्रिएट करता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है यहाँ पर लगाया जा सकता है। फोर्थ ग्राउंड है हमारा डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी। मतलब फोर्थ ग्राउंड क्या है कि जब पार्टी, मान लीजिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि जो पार्टीज की जो है वो क्या बोलते हैं कि मतलब पर्सनल परफॉर्मेंस पर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है। मतलब मान लीजिए कोई एक एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एक पिक्चर मतलब कोई एक सी क्या क्या बोलते हैं उसको, एक पेंटिंग बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया, किसी फेमस पेंटर को एक पेंटिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन जो बाद में जब उस पेंटिंग को बनाना था तब वो पेंटर जो है वो या तो मतलब मान लीजिए उसकी डेथ हो गई हो, तब वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो चुका है, या फिर जो पेंटर था, जो आर्टिस्ट था हमारा जिसको हमने कॉन्टैक्ट किया था वो हमारा इनकैपेसिटी हो जाए, मतलब अनसाउंड हो जाए या फिर पागल वो हो गया हो तब भी उसको, या फिर कोई बीमारी हो गई हो उसको, या फिर कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जो वो इम्पॉसिबल हो जाए वो मतलब करने के लिए, तो ये भी हमारा एक ग्राउंड हो जाता है। थर्ड हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन और इंटरवेंशन बाय वॉर। मतलब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है करना, वो पर उस कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस थी वो पॉसिबल थी, लेकिन बाद में जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है कोई ऐसा लॉ ला दिया जाता है जो कि मान लीजिए उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में जो है वो वॉइड कर देता है, या फिर मान लीजिए हमने किसी ऐसे व्यक्ति से या किसी एलियन एनिमी से के जो एलियन एनिमी से है उनका जो वो है हमारा मान लीजिए किसी ऐसे देश के व्यक्ति से जो है वो कांटेक्ट करता है जिससे जो है हमारे देश की लड़ाई वॉर पर है, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया, तो वॉर के कारण या गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, तो ये भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेशन का एक ग्राउंड हो सकता है। तो ये हमारे 5 ग्राउंड्स थे जिनको हमने अभी देखा कि किन किन ग्राउंड पर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तो ये हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट होती है, लेकिन हाँ इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और है कॉमर्शियल हार्डशिप का। कॉमर्शियल हार्डशिप मान देखिए कुछ नहीं है, कॉमर्शियल हार्डशिप का मतलब है कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए हैं जिनको जो है कोई किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस जो है वो क्रिएट हो गए हैं जिनको जिनको फुलफिल करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, उनको फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन अगर हम उनको फुलफिल करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है एक वो उस पार्टी को जो है वो लॉस हो सकता है, या फिर उसको जो है करना जो है वो थोड़ा कठिन हो सकता है, तो इस आधार पर जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो फ्रस्ट्रेट जो है उसको करवाना चाहते हैं। तो देखिए ये जो है जो कोर्ट है उन्होंने मना कर दिया कि इस आधार पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है फ्रस्ट्रेट नहीं किया जा सकता। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई किया गया है और अगर उसकी मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसको बाद में उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है या उसका प्राइस बढ़ जाता है, उस आधार पर अगर जो है उसका स्टॉक नहीं मिल पा रहा है, उसकी जो है कमी हो जाती है, तो इस आधार पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट करवाना चाहता है तो वो जो है कॉमर्शियल हार्डशिप के अंतर्गत आते हैं, वो जो है उसको जो है फ्रस्ट्रेट नहीं किया जा सकता। ऑल्ट्रेशन ऑफ सब्सिक्वेंट कंडीशन मतलब कुछ ऐसी कंडीशन ऑल्ट्रेशन कर ली है कि उसको जो है नहीं हो पा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म तो कर किया जा सकता है लेकिन उसको जो है मान लीजिए लॉस हो रहा है पार्टीज़ को, तो इस आधार पर जो है वो
कॉन्ट्रैक्ट को जो है फ्रस्ट्रेट नहीं किया जा सकता। ये सब कॉमर्शियल हार्डशिप की चीज़ें हैं, मतलब जो बिजनेस के अंदर जो है ये होता रहता है कि किसी को प्रॉफिट हो रहा है, किसी को लॉस है। प्रॉफिट और लॉस के आधार पर जो है ये फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जा सकता। तो ये हमारा कॉमर्शियल हार्डशिप के अंदर आता है। देखिए, दीज हार्डशिप मेक परफॉर्मेंस एक्सपेंसिव, मतलब जब परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेंसिव हो जाए या अनप्रॉफिटेबल हो जाए, एरोनियस हो जाए, तो ये जो ग्राउंड्स है ये फ्रस्ट्रेशन के लिए जो है नहीं प्लीड किए जा सकते पार्टीज के द्वारा। इसके अंदर देखिए 2 केस हैं, सत्येंद्र नाथ वर्सेस गोपाल चंद 1949 का केस है, और एक MS एलोपी प्रसाद एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारे 2 केस हैं। इसके अंदर देखिए मान लीजिए ये जो हमारा फर्स्ट केस है, इसके अंदर जो है इसके जो फैक्ट है वो थे कि प्लेंटिफ ने जो है डिफेंडेंट से एक रेस्टोरेंट जो है वो किराए पर लिया था। अब किराए पर जो इसलिए लिया था कि जहाँ पर वो जो रेस्टोरेंट था वहाँ पर जो है जो आर्मी के ट्रूप जो है वो रुके हुए थे, तो उस आधार पर कि मतलब जो आर्मी के ट्रूप्स हैं वो आकर के उस रेस्टोरेंट में खाएंगे या फिर जिस आधार पर भी उसने लिया था, तो उसका जो रेंट था वो जो है वो ज़्यादा देने के लिए ज़्यादा पे करने के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट कर लिया था उसने। लेकिन थोड़े दिन के बाद जो है वो ट्रूप्स चले जाते हैं आर्मी के, तो उसको जो है वो लॉसेस होना शुरू हो जाता है। तो इस आधार पर जो है वो जो है वो फ्रस्ट्रेट के अकॉर्डिंग उसको प्लीड करता है। तो जो कोर्ट है हमारा उसको फ्रस्ट्रेशन के अंदर नहीं लाता है, उसको कॉमर्शियल हार्डशिप के अंदर ला करके उसको जो है मना कर देता है और उसको परफॉर्म करने के लिए कहता है। तो ये हमारे 2 केस थे। इसके एलोपी प्रसाद का भी एक सिमिलर सा ही केस है ऐसा ही। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये हमारा कंप्लीट होता है। और जो हमने अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट में जो डिस्चार्ज है उसको किस किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है, उनको जो टाइप थे हमने उसको सबको जो है वो रीड कर लिया है। पहला था हमारा जो बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जब किया है तो उसका परफॉर्म कर दिया तो वो हमारा वहाँ पर डिस्चार्ज हो गया। दूसरा है हमारा बाय ब्रीच, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच कर दिया गया। थर्ड था जो हमने पढ़ा था वो था हमारा बाय एग्रीमेंट, मतलब जो पार्टीज के द्वारा जो वो है जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है उसमें कोई फेरबदल कर लिया जाता है, तो उस पर कोई नया एग्रीमेंट कर लिया जाता है दूसरी कंडीशन के आधार पर, तो पुराना वाला जो है वो फुलफिल परफॉर्म मान लिया जाता था। और फोर्थ था हमारा आज इम्पॉसिबिलिटी, ये जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसके बारे में हमने आज बात की। तो जो डिस्चार्ज के जो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो वो किस किस प्रकार से डिस्चार्ज किया जा सकता है वो उसका टॉपिक आज हम समाप्त कर रहे हैं। अब जो हमारा अगली वीडियो आएगी वो उसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो इस QR कोड के टेलीग्राम के QR कोड को स्कैन करके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इस जो नोट्स थे हमारे ये जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं, जो मैंने ये बोला है वो सब इन स्लाइड्स में जो है लिखा हुआ है। और ये अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जा कर के इसको ले सकते हैं इसकी PDF। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।